मैं ऑफिस से आते हुए कान के बड़े बड़े झुमके लेकर आया था क्योंकि रिया को बड़े झुमके बहुत ही पसंद थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैं ये झुमके रिया को देकर उसे वह प्यार भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास गेट की दूसरी चाबी थी, इसलिए मैं चुपके से घर के अंदर आ गया। घर में आते ही मुझे रिया और काव्या के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं जान गया था कि मेरी बेटी काव्या रिया के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही होगी। वे दोनों जब भी साथ होती थीं तो ऐसा ही होता था। घर में रौनक छा जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों से ही तो थी। मैं धीरे से उस कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थीं वह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरे हाथ से झुमके छूटकर कारपेट पर गिर गए थे, जो मैं रिया के लिए लाया था। उन दोनों की बातें सुनकर मैं पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी काव्या 6 साल की थी जब मेरी पत्नी शालिनी का देहांत हो गया था। मैं काव्या की जिंदगी में सौतेली मां नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। मैं अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का ही प्यार देता था, लेकिन फिर भी वह चुपचाप सी रहती थी। इसकी वजह यह थी कि मैं उसे वक्त नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैंने घर पर एक नौकरानी रखी थी जो सुबह से शाम तक घर का काम करती थी और काव्या की देखभाल भी करती थी। फिर जब मैं घर आ जाता तो वह अपने घर चली जाती थी। घर आने के बाद का वक्त मैं काव्या के साथ ही बिताता था। उससे उसकी स्कूल की रूटीन पूछता, उसके टीचर और उसकी सहेलियों के बारे में बातें करता, लेकिन वह कभी खुलकर बात नहीं करती थी। बस वह मेरे सवाल का जवाब दे दिया करती थी। मैंने महसूस किया था कि उस वक्त तक मेरी बेटी काव्या उदास ही रहती थी, जब तक कि उसकी जिंदगी में रिया नहीं आ गई थी। रिया हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही रहने आई थी और पढ़ती भी मेरी बेटी की स्कूल में थी। 6ठी क्लास से ही उनकी दोस्ती हो गई थी और अब तो मेरी बेटी काव्या हर वक्त रिया के घर पर ही रहती थी, या फिर कभी-कभी रिया हमारे घर आ जाती थी। रिया के माँ बाप मर चुके थे और वह अपने मामा के पास ही रहती थी। उसके मामा के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरा अपना खुद का बिजनेस था जो कि कृपा से बहुत ही अच्छा चल रहा था। भगवान की कृपा से मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। बस जिंदगी में एक ही दुख था कि मेरी पत्नी शालिनी का साथ मुझे ज्यादा लंबे समय तक नहीं मिला। वह मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी शालिनी से बहुत प्यार करता था। मैं देखने में ज्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। मैं अपनी पत्नी शालिनी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह मेरी पत्नी कम और दोस्त ज्यादा थी। शालिनी और मैं एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। वह मेरी पहली नज़र का प्यार थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शायद यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को दे नहीं पाया था। तकलीफ बस इस बात की थी कि किस्मत में हमारा साथ ज्यादा नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती रिया से हुई थी, वह हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। जब से रिया आई थी, घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। जब कभी वे दोनों किचन में कुछ पका रही होतीं तो पूरे किचन में ऊधम मचा रहता था, और बाद में अपने हाथों से बनाया हुआ खाना मुझे टेस्ट जरूर कराती थीं। वे दोनों जैसा भी खाना बनातीं, मैं यही कहता कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। मेरी नज़र में रिया भी ऐसी ही थी जैसे कि मेरी बेटी काव्या थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा और दोनों ने अपना 12वीं पास कर लिया था। काव्या ने जब प्री इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास किया, तब मैंने उसे कहा कि इस बार मैं तुम्हें वह गिफ्ट दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो गिफ्ट काव्या ने मुझसे मांगा, वह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। काव्या ने मुझसे कहा, पापा, आप रिया से शादी कर लो। यह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया और मैं सोचने लगा कि यह क्या कह दिया काव्या ने। आज मैंने पहली बार काव्या पर गुस्सा किया और कहा, तुम होश में तो हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वह तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम हमारी शादी की बात कर रही हो। तब काव्या कहने लगी, रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है पापा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए प्लीज आप उससे शादी कर लो। उसकी बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और मैंने उसे कहा, रिया कोई चीज नहीं है जो तुम्हें लाकर दे दूं। वह एक जीती जागती इंसान है और वह मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम। मैं किसी भी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे रिया या उसके मामा के सामने शर्मिंदा कर दे। काव्या, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त से
ये बोलने के लिए भी मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी और तुम मुझे यह करने के लिए कह रही हो। मेरा तो यह सुनकर ही दिमाग चकरा रहा है कि वह बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी, जबकि मैंने तो कभी मैं और तुम में कोई फर्क तक नहीं किया। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझे इस तरह की बात की तो। मैंने आज तक काव्या को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसने बात ही ऐसी की थी कि मेरा बोलने का अंदाज कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि वह यह सब सोच भी कैसे सकती है। मेरे सख्त शब्दों को सुनकर काव्या रोते हुए मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि अब भी बचपना है, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी, इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल ही भुला चुका था। लेकिन काव्या ने तो हद ही कर दी थी, खाना तक छोड़ दिया और बेजान सी अपने कमरे में पड़ी रहती थी। जब मैं उससे वजह पूछता तो कहती कि आप रिया से शादी कर लो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मैं कैसे उसके कहने पर उस बच्ची की जिंदगी खराब कर सकता था। मैंने काव्या को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने 3 दिन तक न कुछ खाया और न कुछ पिया, और फिर चौथे दिन वह कमजोरी से बेहोश हो गई। मैं उसके सामने अब खुद को बेसहारा महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लेता तो रिया के मामा यह सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी काव्या रिया का ही नाम ले रही थी, लेकिन अभी तक मैंने इस बात की खबर रिया को नहीं दी थी। 3 दिन में ही मेरी बेटी का चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था। इसलिए मजबूर होकर और काव्या की हालत देखकर मैंने रिया को कॉल करके बता दिया कि काव्या बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। यह सुनते ही रिया तुरंत ही अस्पताल आ गई और कहने लगी, काव्या, अचानक तुम्हें क्या हो गया? रिया काव्या के लिए बहुत परेशान लग रही थी और चिंतित भी। काव्या ने भी रिया की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलीं और उसे सामने देखकर रोने लगी। रिया, मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते। मैंने पापा से सिर्फ इतना ही तो कहा था कि तुमसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि काव्या रिया के सामने यह बात कह देगी। मेरा सिर तो उसी वक्त शर्म से झुक गया कि पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं कमरे से तुरंत ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे रिया से नजरें मिला सकता था? यह काव्या भी ना, इसने तो मुझे रिया के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैं यह सब सोचते हुए पसीना पसीना हो गया और काउंटर पर पड़ी ठंडे पानी की बोतल उठाकर गटागट पी लिया। कुछ देर बाद जब रिया बाहर आई, तब मैं वहीं कमरे के बाहर खड़ा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ते ही मैंने अपनी नज़रें नीची झुका लीं। कुछ न करके भी मैं खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। रिया मेरे पास आई और कहने लगी, मुझसे शादी कर लो राहुल। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे अंकल अंकल कहने वाली लड़की आज मेरा नाम लेकर कह रही थी, राहुल, मुझसे शादी कर लो। मैं हक्का बक्का सा किसी मूर्ति की तरह वहीं खड़ा था। मुझे लगा शायद काव्या ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे कि वह काफ़ी दिनों से मुझे कर रही थी। मैंने उससे कहा, तुम काव्या की बातों को इतना सीरियसली मत लो, वह तो बेवकूफ़ है। मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा है और न कभी देख सकता हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो और मुझे बिल्कुल काव्या की तरह ही प्यारी हो। काव्या जज्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज़ तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। वह तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है और तुम्हें पसंद करती है, और इसी भावनाओं में बहकर फिजूल की बातें लेकर बैठ गई है और तुमसे यह सब कह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। तब रिया कहने लगी, यह सिर्फ काव्या की ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। रिया की इस बात ने तो मुझे सुन कर दिया और मैं बड़ी हैरत से उसे देखे जा रहा था। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। मुझे तो लगा कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही खत्म हो गए हैं। यह मैं क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था? मुझे अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि वह लड़की मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है। मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि अब मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना रुख बदल दिया और हाथ में रखी बोतल को पटक दिया। मेरे चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ साफ उभर आई थीं। मैंने उसी गुस्से में रिया से कहा, आज के बाद हमारे घर मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम क्या निकली? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वह ऐसा क्यों चाहती थी। वह खूबसूरत थी, जवान थी, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था, फिर मैं ही क्यों? मैं अचंभे में था, लेकिन वह बहुत ही शांत अंदाज में मेरे सामने खड़ी थी। वह मुझसे कहने लगी, राहुल, भले ही आप मुझे अपनी बेटी समान समझते हो,
लेकिन एक सच यह भी है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और न ही लगते हैं। जब मुझे ही कोई ऐतराज़ नहीं है तो आप काव्या की ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देते? मैंने उसे कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे मामा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नज़रों में मेरी? मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं ऐसी बात कभी नहीं कर सकता जिससे मैं दूसरों की नज़रों में गिर जाऊं। तब रिया कहने लगी, आप मेरा यकीन मानो राहुल, मेरे मामा को कोई ऐतराज़ नहीं होगा अगर आप मुझसे शादी कर लेते हैं। यह बात सुनकर तो मैं भी हैरान हो गया और सोचने लगा, भला उसका मामा क्यों इतनी बड़ी उम्र के आदमी से अपनी भांजी की शादी करेगा? मैं रिया की हिम्मत देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही आराम से दे रही थी। और फिर वह वहां से चली गई। शाम तक काव्या भी काफ़ी बेहतर हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। घर आते ही उसने फिर से यही कहना शुरू कर दिया कि अब तो रिया को भी कोई ऐतराज़ नहीं है, फिर आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? मुझे शादी करने का कोई मन नहीं था, यह तो बस मेरी बेटी की जिद थी, इसलिए मैं उसके सामने हार गया था। और फिर जब रिया को भी कोई ऐतराज़ नहीं था तो मैं कब तक काव्या को मना करता? इसलिए मैं खुद ही रिया के मामा से इस बारे में बात करने चला गया। उसके मामा ने कहा, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी पत्नी का रिया के प्रति रवैया कुछ ठीक नहीं है। मेरी पत्नी रिया के पीछे पड़ी रहती है और अपने निकम्मे भाई से उसकी शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा लड़का है। और रिया तो बहुत समझदार है। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा अगर आप उससे शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उसे बहुत खुश रखेंगे। और फिर कुछ ही दिनों में बहुत ही सादगी से रिया और मेरी शादी हो गई। उस दिन काव्या बहुत ही खुश थी। रात को रिया दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन मेरा दिल उसे पत्नी स्वीकारने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। दबाव और जल्दबाजी में की गई शादी, वह भी इतनी कम उम्र की लड़की से। मेरे दिल और दिमाग दोनों ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कुछ देर मैं ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। काव्या चैन से अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। मैं अपने दिल और दिमाग दोनों को समझाने लगा कि अगर रिया को ऐतराज़ नहीं है और वह इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है, तो मुझे भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था और इसी उलझन में मैं अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि रिया दुल्हन के लाल जोड़े में सजी संवरी बैठी हुई थी। मेरे दिल और दिमाग दोनों उलझने लगे कि मैं उससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए फ़िलहाल मेरे दिल में किसी तरह के कोई भी जज्बात नहीं हैं। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। जैसे ही मैंने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली, उसने अपना हाथ आगे कर दिया। उसके दिल में मेरे लिए उभरते जज्बातों को समझते हुए मैंने वह अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। वह आज काफ़ी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की और कहा, देखो रिया, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल और दिमाग दोनों ही इस रिश्ते को स्वीकारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो काव्या के पास चली जाओ। मुझे लगा कि वह शायद इस बात पर ऐतराज़ करेगी या कुछ बोलेगी, क्योंकि हर लड़की को शादी को लेकर और ख़ासकर शादी की पहली रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन रिया तो बड़े आराम से मान गई और कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं जाकर काव्या के पास सो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे शायद मेरी इजाज़त की ही ज़रूरत थी और वह तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए यह बात भी हैरान कर देने वाली थी कि हर लड़की के मन में अपनी शादी की रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं, और फिर रिया तो खुद ही मुझसे शादी करना चाहती थी, तो फिर मेरी बात उसने इतनी जल्दी मान कैसे ली? उसके कहे अनुसार तो मैं उसे पसंद भी था, इसलिए उसे कुछ तो ऐतराज़ होना चाहिए था। खैर, मुझे लगा कि उसे भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, इसलिए मैंने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। रिया अब रोज काव्या के कमरे में ही सोने लगी थी, उसके साथ ही हंसती, बोलती और बातें करती थी। मैं रोज जब उन्हें कॉलेज छोड़ने जाता तो वह मेरी पास वाली फ्रंट सीट पर बैठ जाती और काव्या को तंग करते हुए कहती कि अब यहाँ बैठने का हक मेरा है, क्योंकि शादी से पहले काव्या मेरे पास फ्रंट सीट पर बैठा करती थी। रिया की बात पर काव्या खिलखिलाकर हंस पड़ती थी और उसे छेड़ने लगती थी।
हमारी शादी को अब 1 महीना पूरा हो चुका था, लेकिन रिया अभी भी काव्या के कमरे में ही सोती थी। मुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रिया के लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ सोती है। लेकिन एक रात जो कुछ मेरे और रिया के बीच हुआ, उसने मुझे झकझोर कर रख दिया था। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि तभी रिया मेरे कमरे में आ गई। जब मैंने उससे आने की वजह पूछी तो वह कहने लगी, काव्या सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं आपके पास बैठकर बातें कर सकती हूँ? कल रविवार है तो कॉलेज में भी छुट्टी है। मैंने कहा, हाँ, बैठ जाओ। वह बेड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रख दी और चश्मा भी उतारकर बॉक्स में डाल दिया। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो देखा कि वह बड़े ही गौर से मुझे देख रही थी। उसके मासूम से चेहरे को देखकर अचानक मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तब वह भी मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी, आप इस उम्र में भी इतने हैंडसम लगते हैं, तो जवानी में तो और भी होते होंगे। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिंपल बहुत प्यारा लगता है और आपकी यह गहरी काली आंखें किसी को भी अपना दिल हारने पर मजबूर कर सकती हैं। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल के लिए तो यह समझ ही नहीं पाया कि जवाब क्या दूं। फिर मैंने कहा, हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थीं, लेकिन अब तो मैं 38 का हो गया हूं। अब वह बात कहाँ रही। मेरी बात पर वह हंसने लगी और बोली, ऐसी बात तो नहीं है, आप अभी भी एक जवान लड़की के पिता नहीं लगते हैं। जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मुझे लगा था कि आप काव्या के बड़े भाई हैं। रिया की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 19 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और तब मेरी माँ को कैंसर हो गया था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वह मेरी शादी अपनी आंखों से देखें। मैंने उनकी आखिरी इच्छा का मान रखा और अपनी एक दोस्त से शादी कर ली। शादी के अगले साल काव्या पैदा हो गई थी। जब काव्या 2 महीने की थी तब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मेरी बात सुनकर रिया कहने लगी, हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप काव्या के बड़े भाई हैं। फिर वह मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली पत्नी शालिनी से मेरी लव मैरिज हुई थी। वह बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और शालिनी की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह बेड की दूसरी तरफ जहां बैठी थी वहीं लेटकर सो गई। पहले तो मैंने उसे जगाना चाहा, लेकिन वह गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने उस पर कंबल डाल दिया और खुद भी सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब रिया नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। वह मेरे बाजू पर सिर रखकर सोई हुई थी और उसका हाथ मेरे सीने पर रखा हुआ था। पहले तो मैंने अपने ऊपर बोझ महसूस करके हड़बड़ाकर उसे नींद से उठाना चाहा, लेकिन जब उसे इतने करीब देखा तो दिल जोर से धड़कने लगा। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था और उसके जिस्म से आती खुशबू ने मेरे अंदर नए जज्बात पैदा कर दिए थे। बाकी रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी थी। एकदम से बादल की तेज गड़गड़ाहट सुनकर वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई और मेरे सीने पर अपना सिर रख दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मैं इतनी ठंड में भी पसीने से भीग गया था। फिर वह अचानक ही नींद में बड़बड़ाने लगी, राहुल, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। अब मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका, इसलिए मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार शालिनी के बाद मेरा दिल किसी के लिए यूं बेकाबू हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में आगे बढ़ जाता, मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो काव्या भी घबराती है। रिया गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। काव्या घबराई हुई सी दरवाजे पर खड़ी थी और मेरे दरवाज़ा खोलते ही मेरे सीने से लग गई। वह कहने लगी, पापा, मुझे डर लग रहा था। बादल इतनी जोर से गरज रहे थे और रिया भी मेरे पास नहीं थी। मैंने काव्या का माथा चूमा और उसे तसल्ली दी। फिर कहा, काव्या, अब तो बड़ी हो जाओ, बादलों की गड़गड़ाहट से कौन डरता है भला। जाओ, तुम रिया के पास सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। काव्या रिया के पास सो गई और मैं काव्या के कमरे में आकर लेट गया। मेरी नींद अब उड़ चुकी थी और मेरा दिल अब अपने पति होने के फर्ज को पूरा करने के लिए मचलने लगा था। मेरे जज्बात अब खुद ब खुद उमड़ने लगे थे। एक बार मेरे दोस्त ने दावत दी थी तो मैंने काव्या और रिया दोनों को पहले से ही तैयार रहने के लिए बोल दिया था।
जब ऑफिस से वापस आया तो रिया अपने 2 जोड़ी कपड़े मेरे कमरे में बेड पर रखकर बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, तुम तैयार नहीं हुई अब तक? तो वह कहने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनमें से कौन सा जोड़ा पहनूं, और काव्या भी नहीं बता रही है। आप मुझे बताइए ना, कौन सा जोड़ा ज्यादा अच्छा है? आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूंगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा और मैंने कहा, मैं भी काव्या का ही बाप हूं। मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं है। जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे वही पहन लो। तो वह मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, राहुल, आप मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। आज मुझे आपकी ही पसंद पहननी है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वह किसी बच्चे की तरह जिद करने लगी थी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे एक ड्रेस उठाकर दे दी तो वह खुश हो गई, लेकिन जब वह तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी। फिर जब उसने मुझसे पूछा, राहुल, सच सच बताना कि मैं कैसी लग रही हूं, तब मेरे दिल से आवाज आई, राहुल, आज रिया की तारीफ उन शब्दों में करना जैसे तुम शालिनी की किया करते थे। मेरा दिल रिया की तारीफ सुनने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला और नजरें चुराते हुए कहा, रिया, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी तारीफ सुनकर रिया बहुत खुश हो गई थी। अब तो वह भी कभी कभी काव्या की तरह ही अपना हक जताने लगी थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े या कोई और चीज खरीद कर लाता तो वह काव्या की तरह ही मेरे गले लग जाती और मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू राहुल, थैंक यू सो मच। काव्या मेरी बेटी थी, इसीलिए उसके लिए मेरे जज्बात अलग ही थे। उसका इस तरह प्यार करना मुझे अच्छा लगता था, जैसा एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात रिया मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल मचाने लगता था। रिया का यूं मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि मैं उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ किया करूं और उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए कान के बड़े बड़े झुमके लेकर आया था, क्योंकि रिया को बड़े झुमके बहुत पसंद थे। सोचा था आज रिया को उसकी पसंद के झुमके देकर मैं अपने दिल की बात भी कह दूंगा और उसे वह प्यार भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की दूसरी चाबी थी, इसलिए चुपके से घर के अंदर आ गया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरे कानों में काव्या और रिया की हंसने की आवाजें आने लगीं। मैं धीरे से उस कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थीं वह सुनकर मेरी सांसें ही थम गई थीं। मेरे हाथ से झुमके छूटकर कारपेट पर गिर गए जो मैं रिया के लिए लाया था। उन दोनों की बातें सुनकर मैं पत्थर का हो गया था। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। मरे मरे कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौट गया। आज पहली बार आईने पर नजर पड़ते ही मुझे अपनी उम्र बहुत बड़ी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं 38 के बजाय 78 का हो चुका हूँ। बहुत रोकने के बाद भी मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने खुद को तब संभाला जब रिया वहीं झुमके पहनकर मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आ गई। वह आते ही कहने लगी, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत झुमके लाए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं और कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वह भी कारपेट पर? वह मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने उसे कहा, खाना गर्म करो, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर वह कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत मुझे आज पता चली थी, मेरे लिए यह कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता। उस दिन के बाद मैंने खुद ही रिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। आज वे दोनों कॉलेज के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हुईं तो रिया मेरे कमरे में आई थी। मैं गाड़ी की चाबी लेकर बाहर ही जा रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया था। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराकर पूछने लगी, राहुल, मैं कैसी लग रही हूं? अच्छी खासी तैयार थी और प्यारी भी लग रही थी, लेकिन मैंने नजरें चुरा लीं, क्योंकि उन शब्दों ने तो मेरे अंदर जैसे आग ही लगा दी थी, जो सच्चाई मैं जान चुका था। वह सब सुनने के बाद मैं इस सवाल का क्या जवाब देता? मैंने उसे गुस्से से देखा और उसी गुस्से में उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर सख्त शब्दों में कहा, बताऊं तुम्हें कि कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज पर वह सहम सी गई। शायद उसे मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसी सख्ती से रिया की दोनों बाजुओं को दबोचते हुए कहा, बहुत बुरी लग रही हो। यह कहकर मैंने उसे छोड़ दिया और वह तुरंत ही मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गया और मेरे अंदर तो ऐसी आग लगी हुई थी कि जी चाह रहा था कि खुद को खत्म ही कर लूं।
गुस्से के मारे मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया तो काव्या भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा, बहुत जल्दी मचाते हैं। आपको पता तो है कि लड़कियों को कितनी तैयारी करनी होती है। वह अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज लग रही थी। आज अगर मेरा मूड अच्छा होता तो काव्या की बात का हंसकर जवाब भी देता, लेकिन मैं खामोशी से बैठा रहा। थोड़ी देर में रिया भी बाहर आ गई, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। वह मुंह धोकर बिल्कुल सादे हुलिये में बाहर आई थी और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे रोई हो। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटा लीं। जब वह मेरे पास वाली फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया, जाओ जाकर पीछे बैठो। लेकिन वह फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठ गई और पूरे रास्ते दबी दबी सिसकियां लेकर रोती रही। काव्या उससे वजह पूछ पूछ कर थक गई कि वह क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर उनसे खेल जाए। उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने उससे सख्त अंदाज में क्यों बात की, लेकिन उसे यह नजर नहीं आ रहा था कि वह अपने मतलब के लिए मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेल गई थी। मेरा भी दिल टूटा था और मेरा रवैया अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन यह कमबख्त दिल अब रिया के प्यार में पागल हो चुका था और उसके आंसुओं ने पूरा दिन मुझे बेचैन करके रखा था। अब रिया मुझसे कोई भी बात नहीं करती थी, कुछ पूछती भी नहीं थी और मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। मेरे लिए तो यह अच्छी बात थी कि वह मुझसे दूर ही रहे, लेकिन उसकी नज़रें हर वक्त मुझ पर ही जमी रहती थीं, जिनमें न जाने क्यों इतने गिले शिकवे नजर आ रहे थे। वक्त की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी और अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए काव्या का रिश्ता मांग लिया था। वह लड़का मुझे बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने काव्या से उसकी राय पूछी क्योंकि यह उसका हक था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने उसका जवाब दे दिया और कुछ ही महीनों बाद काव्या की शादी की तारीख तय हो गई। जिस दिन काव्या की विदाई हुई थी वह रिया के गले लगकर खूब रोई थी और रिया भी बहुत रो रही थी। काव्या अपने ससुराल जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं था और रिया थी। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। जिस दिन काव्या विदा हुई उसी रात मैंने रिया से कह दिया था कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह कुछ थकी थकी सी लग रही थी और काव्या की जुदाई से उदास भी थी। वह लाउंज में रखी हुई डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई और मैं भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैंने सोच लिया था कि इस मजबूरी के बंधन को मैं अब भी खत्म कर दूं, जिसे रिया ने अपने खड्डे वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन काव्या और रिया यही तो बातें कर रही थीं। काव्या रिया से कह रही थी, मैं जानती हूं कि तुमने पापा से यह शादी अपनी मामी के भाई से बचने के लिए की है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना, क्योंकि पापा तुमसे बहुत बड़े हैं और फिर तुम्हारा दिल भी तो मेरी तरह चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। काव्या इतना कहकर चुप हो गई और रिया हंसते हुए बोली, मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हो ना काव्या? जाहिर है यार, मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं वह मुझसे। रिया के इस जवाब ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंक दिया था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो अस्पताल में मुझसे यह क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूं? मैं बाहर खड़ा इस कड़वी सच्चाई के घूंट पी रहा था और रिया आगे कह रही थी, काव्या तुम तो मेरी मजबूरी जानती थी ना, मामी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती, इसीलिए मैंने यह कदम उठाया था। पता है, शादी की रात को तो मेरी जान निकल रही थी, लेकिन शुक्र है राहुल ने खुद ही मुझे तुम्हारे कमरे में भेज दिया। रिया की इन बातों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था, क्योंकि यह बातें मुझे तब पता चलीं जब मैं उसे चाहने लगा था। उसकी बात पर काव्या तुरंत ही बोल पड़ी, अरे वह ना भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा यही तो प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता रखोगी और अपने हमउम्र लड़के से शादी कर लोगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नज़र में? रिया, तुम पापा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वह तुम्हें तलाक दे दें। वह मेरी बात नहीं मानेंगे। मेरी अपनी बेटी ने भी दोस्ती की खातिर मेरे जज्बातों का मजाक बनाया था और मुझे खड़े इम्तिहान में डाल दिया था। रिया के अगले शब्दों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वह कहने लगी, हाँ है ना, एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। उसके मुंह से यह सुनकर तो मैं मानो एक जिंदा लाश बन गया था। तभी काव्या ने उससे बड़ी बेताबी से पूछा,
अच्छा, तुमने पहले तो कभी मुझे बताया नहीं। चलो, अब बता दो कि कौन है वह। काव्या ने बड़ी बेचैनी से यह पूछा था, लेकिन रिया यह कहकर टाल गई, अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था और उसी वक्त सोच लिया था कि काव्या की शादी के बाद मैं रिया को इस मजबूरी के रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। इसलिए मैंने खुद ही उससे बात शुरू कर दी। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उसे कहो कि मुझसे आकर मिले। मैं तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर वह चौंक गई और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? वह हैरान होकर देख रही थी। तो मैंने कहा, तुम्हें और कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और काव्या की सारी बातें सुन चुका हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है और तुम्हारे भी कई सपने होंगे, लेकिन मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है कि तुम अगर मुझे सच कह देती कि तुम मुझसे किस मकसद से शादी करना चाहती हो तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें सहारा चाहिए था तो मैं वह सहारा तुम्हें जरूर देता, लेकिन जो खेल तुमने और काव्या ने मेरे साथ खेला वह गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझे यह क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं और तुम मुझसे अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो? मैं बहुत उदासी से बात कर रहा था और बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि रिया अब मेरे दिल की धड़कन बन चुकी थी। वह आज बिल्कुल चुप थी, बस एकटक मुझे देखे जा रही थी। शायद अपनी हरकतों पर शर्मिंदा थी। तुम जब भी चाहोगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब तुम जल्द से जल्द उस लड़के को बुला लो जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी उसके साथ तय कर दूं। अब मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहता। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। यह फैसला लेना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता अगर रिया और काव्या मुझे सच बताकर यह रिश्ता जोड़तीं। लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी मैं बेड पर लेट गया। तभी बड़ी जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं चौंक गया और उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि रिया सामने खड़ी थी। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, अपने कमरे में चली जाओ। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। इतना कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि मैं किस दर्द से गुजर रहा था यह तो मैं ही जानता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं आज भी रिया के साथ कोई सख्ती कर जाऊं, लेकिन वह शायद रो रही थी और कहने लगी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। रिया की यह बात सुनकर तो मेरी जान हथेली पर आ गई थी। उस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने फिर उठकर दरवाज़ा खोला। वह अभी भी उसी ड्रेस में थी जो काव्या की शादी में पहनी थी, और वैसे ही तैयार भी थी। बस रोने से उसका काजल फैला हुआ था, लेकिन उस वक्त वह फैला हुआ काजल भी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। मैंने नज़रें फेर लीं तो वह अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूं मैं? रिया की इस बात पर मैंने बड़ी हैरत से उसे देखा और सोचा, यह कैसा बेतुका सवाल है। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई और कहने लगी, मैंने कुछ पूछा आपसे कि मैं आपको कैसी लग रही हूं। यह कहकर वह अचानक ही मेरे सीने से लगकर रोने लगी और मैं तो अपनी जगह पत्थर हो गया था। रिया मेरे सीने से लगी हुई थी और सिसकते हुए कह रही थी, राहुल, आपने आधी अधूरी बातें सुनी और खुद से ही मेरे बारे में कुछ भी सोच लिया। मेरा जीवन साथी एक खूबसूरत नौजवान लड़का हो, यह काव्या की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि तुम्हारे पापा मेरे आइडियल हैं, मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन काव्या हर बार उम्र का फ़र्क मेरे सामने रख देती थी। उसे ऐसा लगता था कि मैंने मामी के भाई से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसीलिए मैं काव्या को वही जवाब दे देती थी जो वह सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिलाकर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन वह तो हर लड़की होती है। लेकिन उसके बाद से मैं सच में आपसे प्यार करने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मुझसे बातें करें। लेकिन जब आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने खुद से ही आपकी तरफ कदम बढ़ा दिया। रात के वक्त मैं आपसे बातें करने लगी और आपके बराबर में सो गई। मुझे आपका प्यार चाहिए था, मुझे हमारे रिश्ते का हक चाहिए था, लेकिन मैं खुद से यह बात नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए। इसीलिए बारिश के बहाने से मैं आपके करीब आ गई थी, लेकिन काव्या के आ जाने से मैं आपका प्यार पाने में असफल रह गई।
मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी पसंद की ड्रेस पहनूं ताकि आपकी तारीफ भरी नज़रें मुझ पर उठें। आपकी नज़रें मुझे अंदर तक बेचैन कर देती थीं, इसलिए मैं अलग अलग बहानों से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरे प्यार का एहसास हो। लेकिन आप तो शायद पत्थर के बने हैं। वह मेरे सीने से लगकर मुझसे मेरी ही शिकायतें कर रही थीं और मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक गलत फहमी थी जो हमारे दरमियान इसलिए पैदा हो गई कि मैंने रिया की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे, और यह गलती तो मेरी थी। इसलिए मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, उसके माथे को चूमकर उसे उसका पहला हक दिया और कहा, रिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जैसे ही मैंने उसकी तारीफ की, वह रोते रोते ही हंसने लगी और मैं मुस्कुराने लगा। वह सच में बहुत खूबसूरत थी और मासूम भी इतनी कि मैं ही उसे समझ नहीं पाया था। मैंने कसकर रिया को अपने सीने से लगा लिया और मेरे दिल की धड़कनें फिर तेज होने लगीं। लेकिन इस बार मेरे दिल की धड़कनों के साथ साथ रिया के दिल की धड़कनें भी साफ साफ सुनाई दे रही थीं, और यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही सीख देने वाली और नई दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।